Okay, so welcome again to the session of Art of Asking Right Question। और आज का सेशन जो पार्ट 3 है वो है प्रोबिंग क्वेश्चंस पे। अब बात करते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन की। पर जब मैं प्रोबिंग क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्रोबिंग क्वेश्चन की बात करने के पहले जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और ध्यान में आती है वो है कि नाइस एनालिसिस। प्रोबिंग के पहले हमें नाइस करनी है। प्रोबिंग होती कहाँ है, क्यों है, ये दो सवाल, प्रोबिंग होती कहाँ है और क्यों है। तो मेजरली जो प्रोबिंग होती है वो होती है जब आप नाइस एनालिसिस करते हैं। अगर आपको याद होगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, यानी आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने दो चीजें बताई थी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रैपो बिल्ड करना है। यानी जब आप कॉल ओपनिंग करते हैं आपको कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करना होता है, यानी रिश्ता बनाना होता है। वहां कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आप पूछते हैं। फिर जब रैपो बिल्ड हो जाता है, ओपनिंग हो जाती है कॉल, तब बारी आती है एक्चुअल में कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की, यानी प्रॉब्लम की खोजबीन करने की, प्रॉब्लम को तहकीकात करने की, प्रॉब्लम को पता करने की बारी आती है। और वही जरूरी होता है नाइस एनालिसिस। आप सब जानते होंगे नाइस जो NICE जो वर्ड है ये 4 अक्षरों से बना हुआ है। 4 अक्षर, यानी N फॉर नीड, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कंसर्न और E फॉर एक्सपेक्टेशन। आज मेरे साथ इस सेशन में जितने लोग भी नए जुड़े हैं ना, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में आप सब ज्वाइन कर चुके हो, आप सब बिजनेस कंसल्टेंट बन चुके हो, आप सब बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप सबके लिए नाइस एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नाइस एनालिसिस कहीं भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो विवेक सर के बहुत सारे वीडियोस हैं। हाउ टू सेल का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है जिसके अंदर विवेक सर ने बहुत शानदार तरीके से नाइस एनालिसिस के बारे में बताया। नाइस, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एन का मतलब नीड यानी जरूरत, इंटरेस्ट का मतलब होता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, कंसर्न का मतलब होता है उसकी चिंता का विषय, और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उसकी उम्मीदें। जब मैं उसकी कह रहा हूं तो यहाँ उसकी का मतलब आता है प्रोस्पेक्ट, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका कस्टमर है। आपको कस्टमर की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, इन चारों में से कोई एक या दो या तीन या चारों ढूंढ के निकालनी है। तो जब मैं कह रहा हूं आपको चारों ढूंढ के निकालनी है, तो अब आप में से कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि नाइस एनालिसिस करते कैसे। तो नाइस एनालिसिस करने के ना बहुत आसान तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पहली बारी कस्टमर के साथ कनेक्ट बिल्ड करना है। कनेक्ट बिल्ड होते ही अब आपको कस्टमर के प्रॉब्लम के अंदर घुसना है, यानी उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को ढूंढना है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, कस्टमर के साथ ना परानुभूति का विचार रखिएगा। विवेक सर हमेशा कहते हैं परानुभूति। परानुभूति यानी दूसरों की दर्द को महसूस करने की क्षमता। प्रॉब्लम है उसके पास, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ही आप उसको सोल्यूशन दे पाएंगे। और बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना एक समाज सेवा का काम होता है, एक बहुत अच्छा काम होता है। यानी उसकी नीड और उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को आप समझ लेते हैं तो आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। विवेक सर हमेशा कहते हैं कि बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको कंसल्टेंट बनना है, आपको सलाहकार बनना है। आप सलाहकार हैं, आप बिजनेस के डॉक्टर हैं। आप सब बिजनेस कंसल्टेंट भी नहीं है, आप बिजनेस के डॉक्टर हैं। जब मैं बिजनेस के डॉक्टर की बात कह रहा हूं तो बिजनेस के डॉक्टर की तरह एक पेशेंट का इलाज करना है। वो पेशेंट जिसकी बर्निंग प्रॉब्लम उसको बहुत तकलीफ दे रही है, एक डॉक्टर की तरह ही जब आप पेशेंट के साथ बात करेंगे तो आपको प्रोबिंग में जाना है। मैं एक पहला एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करूंगा, इसके बाद मैं प्रोबिंग में जाऊंगा कि प्रोबिंग होती क्या है, प्रोबिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, सवाल जवाब क्या होते हैं। पर मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे आपको ये समझाना चाहता हूं। मैं यहाँ उदाहरण ले रहा हूं एक स्टार्टअप का। सबसे पहली बात, ये स्टार्टअप होता कौन है? स्टार्टअप जो बेसिकली बिजनेस की शुरुआती दौर में है, एकदम शुरुआती दौर में, एकदम नए से बिजनेस स्टार्ट किया उसने। अब बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, स्टार्टअप बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिटेल की दुकान, छोटी सी फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है यहाँ स्टार्टअप। मेरा स्टार्टअप कहने का मतलब है जिसने स्टार्ट किया है और अब जाने की उम्मीद रखता है, स्टार्ट अप।
यानी अभी शुरुआत की है और ऊपर जाने की उम्मीद रखता है। विवेक सर हमेशा एक बात कहते हैं, बिजनेस को पहले खड़ा करो और फिर बड़ा करो। तो ये जो खड़ा करने के बाद बड़ा करने की प्रक्रिया होती है, इसी के अंदर प्रॉब्लम छुपी होती है, इसी के अंदर समस्या छुपी होती है, उस प्रोस्पेक्ट की बर्निंग प्रॉब्लम छुपी होती है जो आपको ढूंढनी है। तो मैंने कहा था उदाहरण के तौर पे स्टार्टअप ले रहा हूं मैं। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, आप बिजनेस कंसल्टेंट है, बिजनेस के डॉक्टर है, आपने रैपो बिल्डिंग कर ली, उनके साथ रिश्ता बना लिया। अब आप नाइस एनालिसिस कर रहे हो, यानी नीड एनालिसिस कर रहे हो, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन के एनालिसिस कर रहे हो, उनसे पता कर रहे हो उनकी जरूरत क्या है, उनका पसंद क्या है, उनकी चिंता का विषय क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो पहला सवाल आपका ऐसा ही रहेगा, सर किस चीज का स्टार्टअप है आपका, क्योंकि अभी तक आपको तो मालूम नहीं है कि किस चीज का स्टार्टअप है। तो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपसे कहेगा चलो XYZ कंपनी का नाम है मेरा और मैं एक ऐप बना रहा हूं, मोबाइल ऐप बना रहा हूं। अब सर कंसल्टेंट, जैसे कि आपने उनका नाम जान चुके हैं आप पहले ही रैपो बिल्डिंग में, तो आप उनसे नाम से बात करेंगे हर बार। याद रखिए, हर बार उनसे उनके नाम से बात करेंगे, क्योंकि एक इंसान का नाम उसका सबसे करीब होता है, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहा है वो अपना नाम। तो शर्मा जी, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने स्टार्टअप में, क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टअप है तो इन्वेस्टमेंट का सवाल तो आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा चलो 1 2 3 कुछ भी एक अमाउंट आपको बताएगा कि मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ, 1 लाख लगा रहा हूँ, 10 लाख लगा रहा हूँ। और एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ वो नोट करते जाइएगा, जो भी मैं कह रहा हूँ वो नोट करते जाइएगा। अब आप कस्टमर से जब बात करते हैं तो आप उनको तारीफ करिए, उनकी तारीफ करिए। क्या तारीफ करेंगे कि सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट सर, आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप आने वाले 2 सालों में अपने बिजनेस को किस लेवल पे देखना चाहते हैं। मैं यहाँ कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ। जब आप उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप उनसे उनकी प्लानिंग पूछ रहे हैं। जब आप उनसे कहते हैं कि आप 2 साल में अपने बिजनेस को किस लेवल पे देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे उनके गोल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले प्रश्नों में आपको समझ में आएगा कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। फिर कस्टमर कहता है कि 2 साल में मैं अपने बिजनेस को एक ऐसी जगह पे देखना चाहता हूं जहां पे टर्नओवर 10 करोड़ का हो, या मेरे पास 3 दुकानें हों इस तरीके की, या मेरे एक्टिव यूजर्स, मैं ऐप बना रहा हूँ, मोबाइल ऐप बना रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 10 मिलियन एक्टिव यूजर हो 2 साल में। तो इस तरीके से जब आपको जवाब मिलेगा, फिर से तारीफ करनी है कि बहुत अच्छा सर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट सर। सर, इस एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए आपने कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई है क्या? ये आपका सवाल है, बिजनेस कंसल्टेंट का सवाल है। ऑफ कोर्स एक स्टार्टअप कहेगा हाँ मैंने बनाई है एक स्ट्रैटेजी। तो सर बहुत अच्छा लगा सुनकर आपकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन क्या आपने इसे इम्प्लीमेंट किया है? और अगर किया है तो आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी में कहां गैप नजर आया आपको? सर एक चीज ध्यान रखिएगा सर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी स्टार्टअप सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। बिजनेस, जब मैं बिजनेस की बात करता हूं, जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूं, तो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप एक शब्द नहीं है। इसके अंदर, बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कई सारे फंक्शंस इंटीग्रेट होते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक बिजनेस के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उतनी ही मार्केटिंग की भी जरूरत है, उतनी ही ऑपरेशंस की भी जरूरत है, उतनी ही फाइनेंस की भी जरूरत है, उतनी ही वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है, उतनी ही सप्लायर्स की भी जरूरत है, उतनी ही कस्टमर्स की भी जरूरत है, उतनी ही इन्वेस्टर्स की भी जरूरत है। तो 18 फंक्शंस, मेजरली 18 फंक्शंस का इंटीग्रेशन कहलाता है बिजनेस। और इसी 18 फंक्शंस के ऊपर बेस करके हमारा BCP प्रोग्राम भी बनाया गया है। जो हमारा BCP प्रोग्राम है वो इन्हीं 18 फंक्शंस को एक साथ करके बनाया गया है, क्योंकि 18 के 18 फंक्शंस में कोई परांगत नहीं हो सकता। आप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी जानते हो, आपने बहुत अच्छा पावरफुल ऐप बना लिया, मोबाइल ऐप बना लिया, पावरफुल वेबसाइट बना ली, पर इसको कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाए, वैल्यू कैसे क्रिएट करे, वैल्यू को क्वांटिफाई कैसे करे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। ये स्ट्रैटेजी तो है। कस्टमर पर्सोना को कैसे हम डिफाइन करें, हम कैसे बीचहेड मार्केट को डिफाइन करें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। यही तो स्ट्रैटेजी है। तो मेजरली आपको यहाँ इस सवाल पे कि आपने स्ट्रैटेजी तो बना ली सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने स्ट्रैटेजी बना ली, पर जब आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो तो आपको कहां कहां गैप आता है, आप उस गैप के बारे में बताइए।
वो जनरली जो कस्टमर है आपका, जो प्रोस्पेक्ट है आपका, वो जनरली ये कहेगा कि नहीं, गैप जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो सर फर्स्टली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप एकदम सही डिसीजन लिया है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम आज आपके साथ संपर्क कर रही है। आपने फेसबुक पे रिक्वेस्ट रेज की थी। आज हम ट्रेंड बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, हमारी इतनी ट्रेनिंग होती है कि हम एकदम ट्रेंड कंसल्टेंट बन चुके हैं। और हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से भी ट्रेनिंग लेते थे। आप सबको मालूम होगा, जितने लोग नए ज्वाइन किए हैं, अब तो हमारा फिजिकल NHIT भी शुरू हो गया दिल्ली में, वहां विवेक सर भी आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो विवेक सर से भी आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। जितने लोग TMC में है, 24 अगस्त को TMC इवेंट है हमारा दिल्ली में, 24 अगस्त को दिल्ली जो लोग जा रहे हैं TMC बन के, वहां भी विवेक सर ट्रेनिंग देंगे। विवेक सर की BCP इवेंट में 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। लीडरशिप फनल में विवेक सर की ट्रेनिंग होती है। और हाँ, बड़ी खबर, विवेक सर ने बाउंस बैक को हरी झंडी दिखा दी है। बाउंस बैक विवेक सर का 4 घंटे का मोटिवेशनल और बिजनेस का फिजिकल सेमिनार जो आपके शहर में बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, ऑलरेडी डेट्स अनाउंस्ड है। तो विवेक सर की फिजिकल ट्रेनिंग से भी एक IBC, बड़ा बिजनेस का एक IBC, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेंड बिजनेस कंसल्टेंट बन जाता है। तो शर्मा जी, आपने बिजनेस की 5 बर्निंग प्रॉब्लम बताई है। अब आप एक काम करिए, दोबारा प्रायोरिटी बेसिस पे ये 5 बर्निंग प्रॉब्लम बताइए कि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं। ये तो एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल था। अब आपको क्या बनना है? ये स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा आपको क्या बनने की अब सलाह देने वाला हूं मैं। सर मैं क्या सलाह देने वाला हूँ? चैट बॉक्स खुला है सर। जेम्स बॉन्ड, ओके। विमलेंद्र जी पितावासा कंसल्टेंट कह रहे हैं, ग्रेट, ओके। विमलेंद्र जी कह रहे हैं जेम्स बॉन्ड, एकदम सही सर। जेम्स बॉन्ड, जासूस बनना है आपको। 007 बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। आज के बाद पितावासा साहू जी जब कस्टमर को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? साहू, पितावासा साहू। ये जेम्स बॉन्ड है। क्योंकि आपको जब प्रोबिंग क्वेश्चन करेंगे ना, जब आप प्रोबिंग क्वेश्चन यानी प्रोब यानी आपको अंदर घुस के जाना है, डीप डाइव करना है, उसकी जिंदगी के अंदर जाना है। तो जब आप जिंदगी के अंदर जाएंगे तो आपको प्रोबिंग करनी होगी, और प्रोबिंग करने के लिए आपको जासूस बनना होगा, आपको ब्योमकेश बख्शी बनना होगा, आपको जेम्स बॉन्ड बनना होगा, आपको टाइगर जिंदा है बनना होगा, आपको एक स्पाई बनना होगा, एक जासूस बनना होगा। तब जाके आप सही मायने में प्रोबिंग टेक्निक यूज कर पाएंगे। और प्रोबिंग टेक्निक का फायदा क्या होगा कि आप सही मायने में कस्टमर की, प्रोस्पेक्ट की बर्निंग प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम की सही दवा दे पाएंगे, और सही मायने में एक कंसल्टेंट बन पाएंगे। विवेक सर का ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था। मैंने कहा था विवेक सर ने इस वीडियो में बहुत पावरफुल तरीके से प्रोबिंग टेक्निक के बारे में बात की है। आप लोगों में से कितने लोगों ने विवेक सर का ये वीडियो देखा है? एक बार यस करके बताइएगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है विवेक सर का? साहिल जी कह रहे हैं यस, ओके। मनीष जी कह रहे हैं यस, ग्रेट। राजेंद्र जी ने भी यस कहा है, कानू जी ने भी, बहुत सारे लोगों ने यस कहा है। तो मैं इस वीडियो को दोबारा यहाँ प्ले नहीं करूंगा, रन नहीं करूंगा। कुछ लोग नो भी कह रहे हैं, तो मैं आप सबसे, जितने लोगों ने नो किया है उतने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आशीष जी ने कहा है नो, अमरजीत जी कह रहे हैं नो, राम प्रवेश जी कह रहे हैं नहीं। तो जितने लोगों ने भी नहीं कहा है ना, तो यहाँ लिंक आपको दिया हुआ है इस स्क्रीन पे, इस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप एक बार इस लिंक को क्लिक करके देखिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो का शुरुआत के तौर पे दिखा देता हूँ। शुरुआत के तौर पे ये वीडियो में क्या विवेक सर ने कहा है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। कस्टमर से क्वेश्चन कैसे पूछना, राइट क्वेश्चन कैसे पूछना, आस्किंग राइट क्वेश्चन इज इनवैल्यूएबल स्किल फॉर आईबीसी। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा तो बोलेगा हाँ या ना। क्या बोलेगा? हाँ या ना। ये क्लोज एंडेड है। क्या है? क्लोज एंडेड। इसमें वो ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा, है जी। क्या आपको हमारा कोर्स पसंद आया? बोलेगा हाँ, तो क्लोज एंडेड, हाँ या ना। लेकिन ऐसे की जगह आप क्या आप अपना बिजनेस चला पा रहे हैं? हाँ या ना। इसकी जगह से पूछो आपको बिजनेस में क्या तकलीफें आ रही हैं, तो क्या तकलीफें आ रही? ये भी आ रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही। ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ओपन एंडेड। सब लोग हाथ खोलो। कैसा?
ओपन एंड कस्टमर खुल जाए ना वो मोर टाइम कस्टमर खुल जाए बोलता चला जाए खुल जाए बोलता चला जाए खुल जाए। तो ऐसा कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन करो कि कौन सी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो आपका बिजनेस ऊपर चला जाएगा। बोला कौन सी सॉल्व, ये और ये वाली करा दो जी है जी। So how do you need to transform your business in next 18 months? What are your strategies? मेरी ये भी स्ट्रैटेजी, ये भी स्ट्रैटेजी, ये भी स्ट्रैटेजी है जी। तो आप क्लोज एंडेड नहीं पूछे उससे। क्लोज एंडेड क्या होता है जी, आइसक्रीम खाएंगे कि खीर खाएंगे? आइसक्रीम खाऊंगा, तो बात ही खत्म है जी, आंसर ही नहीं निकलता इसमें। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए जिसमें एक शब्द का आंसर हो। इसको बोलते हैं टेड अप्रोच। कौन सी अप्रोच? सो आई गेस जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उन लोगों को प्रोबिंग टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो समझ में आया होगा। विवेक सर का जो ये वीडियो है यूट्यूब पे है और इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस सेशन के बाद। और अगर नहीं समझ में आए तो आपके ट्रेनर, आपके आरटीएच, मैं, हम सब मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए। पर ध्यान रखिएगा प्रोबिंग टेक्निक बहुत जरूरी है। और प्रोबिंग टेक्निक में सबसे जरूरी क्या है, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में सबसे बड़ा फर्क क्या है मालूम है? क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि आप आपके प्रोस्पेक्ट के सामने दरवाजा खिड़की सब बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने दरवाजा खिड़की सब बंद कर देते हैं, आप उसको चॉइस दे देते हैं। अभी विवेक सर ने एक एग्जांपल लिया कि आप आइसक्रीम खाएंगे या क्या खाएंगे बोला था, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या खाएंगे बोला था। खीर खाएंगे। मनीष जी का ध्यान खीर पे था, कोई बात नहीं सर, मेरा भी ध्यान खीर पे था। तो विवेक सर ने पूछा था आइसक्रीम खाएंगे या खीर खाएंगे, और एक ऑप्शन जो आपके कस्टमर बता देंगे, उसके बाद आपके पास कोई सवाल नहीं रहेगा पूछने के लिए। आप अच्छे हैं, हाँ या ना। ये हाँ या ना, खीर या आइसक्रीम, ये जो सवाल है ना, ये सारे क्लोज एंडेड है। यानी बंद कर दिया आपने, एक अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से बंद कर दिया और वो प्रोस्पेक्ट ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। पर ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट बहुत बोलता है। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का एक्सपीरियंस कैसे होता है, यहां मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। आज के बाद एक छोटी सी डायरी अपने जेब में जरूर रखिएगा। डायरी और पेन, डायरी या पेंसिल अपनी जेब में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको राह चलते, लोगों से मिलते, लोगों से बात करते कई सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन सुनने को आएंगे। लोग आपसे पूछेंगे। तो अगर आपको लगता है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें हाँ या ना का ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको बोलने का बहुत मौका दिया जा रहा है, तो वो क्वेश्चन ना लिख के रख लीजिएगा अपनी डायरी में। वो क्वेश्चन अपनी डायरी में लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि अपनी ओपन एंडेड क्वेश्चन की एक डायरी बना लीजिए। बहुत काम आएगी, शुरुआत में बहुत काम आएगी, फिर तो क्वेश्चन सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे, फिर शायद इस डायरी की जरूरत ना पड़े। पर अगर आप नए हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक छोटी सी डायरी बना के अपनी जेब में रख दीजिए। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं एमबीए का एग्जाम देने जा रहा था, कैट का एग्जाम क्रैक करना था, तो मेरे ट्रेनर ने, जो मेरा मेंटर था कैट के एग्जाम में, जो मेरी तैयारी करवा रहा था, प्रिपरेशन करवा रहा था, आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं, फायदे की बात बताने जा रहा हूँ। तो जो कैट की तैयारी मेरी करवा रहा था, उसने कहा था कि बॉस एक छोटी सी डायरी, छोटा सा राइटिंग पैड होता है ना, वो छोटा सा राइटिंग पैड 2 रुपए का आता है बाजार में, वो 2 रुपए का राइटिंग पैड खरीद के ना जेब में रख ले एक पेन के साथ। मैंने कहा सर उस राइटिंग पैड का क्या करूंगा सर? तो उसने कहा वो राइटिंग पैड में ना जितने भी इंग्लिश के वर्ड, क्योंकि आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, नए नए वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखने पड़ते हैं, तो इंग्लिश के नए नए वर्ड्स जो भी कहीं भी दिखाई दे, सुनाई दे, न्यूज़पेपर में, रोड में, होर्डिंग में, कहीं भी, टीवी में, न्यूज में, फिल्मों में, कहीं भी सुनाई दे, दिखाई दे, उसको लिख के रख ले, और उसका मीनिंग लिख ले। जब भी समय मिले तेरे को, 10 मिनट, 15 मिनट, कई जगह पे, जैसे बस में जा रहा हूं तो थोड़ा समय है 10 मिनट का, या कहीं बस स्टॉप पे खड़ा हूं, बस का इंतजार कर रहा हूं तो भी मेरे पास समय है, गाड़ी में जा रहा हूं तो भी समय है, कहीं बैठा हूं किसी का इंतजार कर रहा हूं तो भी समय है। तो ये जब समय है ना तेरे पास, तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ना शुरू कर दे, दिमाग में बस जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए भी आप सबको एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में रखनी है, जहां भी जो भी प्रश्न करे, कोई भी प्रश्न, और सबसे बड़ी बात, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी वाइफ अगर आपको प्रश्न करती है तो वो भी नोट कर लीजिएगा। घरवालियां जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चन करती हैं, सॉरी दिव्या मैम वीडियो पे है मैम, सॉरी, मगर क्या करूं,
मैं भी एक्सपीरियंस्ड हूँ, शादीशुदा हूँ, तो जब घरवालियां ओपन एंडेड क्वेश्चन करती है ना तो लिख के रख लीजिएगा, बहुत पावरफुल होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो अब ओपन एंडेड क्वेश्चन में जाता हूँ। विवेक सर के इस सेशन के बाद, विवेक सर के इस वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रोबिंग टेक्निक में। प्रोबिंग टेक्निक में जो पहला है, प्रोबिंग टेक्निक का जो फेज है, पहला फेज है ओपन एंडेड क्वेश्चन का, कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। ऑल्दो आप सब लिख के रखेंगे मुझे मालूम है, मगर ओपन एंडेड क्वेश्चन की भी ना मैं कैटेगरी बना रहा हूं, कैटेगरी आसान रहेगा समझने में। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की पहली कैटेगरी होती है रियलिटी क्वेश्चन की, यानी यथार्थ, सच्चाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आपको जासूस बनना है, जेम्स बॉन्ड बनना है, व्योमकेश बख्शी बनना है। तो जासूस क्या करता है? जासूस WH क्वेश्चंस पूछता है, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। आपको भी यथार्थ में जानना है। अब इस यथार्थ को जानने की जरूरत पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप सब IBC हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा था, IBC बन गया, नौकरी छोड़ चुका है। कोई नौकरी करते करते IBC की तरह काम कर रहा है, उसको पार्ट टाइम इनकम चाहिए। कोई अपना बिजनेस के तौर पे IBC बन रहा है, फुल टाइम बिजनेस कर रहा है IBC की तरह। कोई अपना बिजनेस कर रहा है और साथ में उसने IBC बना ताकि वो बिजनेस के लिए लर्निंग ले सके IBC बन के। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं IBC बनने के, और आप में से कई सारे लोग कई सारे प्रोफेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको हर बिजनेस के बारे में समझ होना ये जरूरी नहीं है। अभी थोड़ी दिन पहले मैं एक फिजिकल सेशन में था बालासोर में, उड़ीसा में। वहां पे मुझे एक IBC ने सवाल किया कि सर, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, BA कर रहा हूं, और BA में मेरे सब्जेक्ट्स क्या हैं? मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, उड़िया है, हिंदी है, संस्कृत है। तो सर, मेरे को तो बिजनेस के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं। मैं बिजनेस कंसल्टेंट तो बन गया आपके साथ, पर बिजनेस कंसल्टेंट बनके मैं कैसे करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सर, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है, हर इंसिडेंट्स कुछ ना कुछ सिखाता है, हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखाती है। आपको रियलिटी क्वेश्चंस करने हैं। रियलिटी क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि अभी आप खुद समझ रहे हैं, आप खुद सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? प्रोस्पेक्ट से सीख रहे हैं, कस्टमर से सीख रहे हैं। कस्टमर से क्या सीख रहे हैं? क्या सवाल करेंगे रियलिटी क्वेश्चन के तौर पे कि सर अभी क्या चल रहा है? हाँ, वैसे तो आंसर में वही होगा कि फॉग चल रहा है। आपको यहाँ पे कहना है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। ये सारे सवाल रियलिटी वाले सवाल है, जब आप उनकी जिंदगी में आप धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं। हाउ डज इट मेक यू फील? यानी जो भी चल रहा है आपकी जिंदगी में, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, वो आपको कैसा महसूस करवा रहा है, कैसा महसूस करवा रहा है। यहाँ पे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, हाँ या ना में आंसर नहीं चाहिए आपको। याद रखिएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आपको कैसा महसूस करवा रहा है, वो अपनी महसूस की हुई फीलिंग को आपके सामने में डिफाइन करेगा, उजागर करेगा। अब तक आपने क्या क्या किया है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप पूछते हैं कि अब तक आपने क्या किया है, तो एक आंसर में हो सकता है खत्म हो जाए, पर जब आप क्या क्या पूछते हैं, जब आप डबल बार बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो आंसर में एक से ज्यादा पॉइंटर देगा, इसकी संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। आपने जो अभी कहा कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, और इस अच्छा चलने के कारण आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं, आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसको करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप लिए हैं कि आपने रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने दिनचर्या का पूरा मैप बनाया है। उस डीलो में, DILO, डीलो, डीलो मतलब डे इन द लाइफ ऑफ, आपने अपने पूरे दिनचर्या का प्लान बनाया है, और इस दिनचर्या के प्लान का आउटकम, आपका रिजल्ट ये है कि आप पर डे कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। हर महीने आप 3% के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, या हर महीने हर साल आप 5% के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। पर आप क्या 5% ग्रोथ करने के लिए ही बिजनेस में स्टार्ट किया था आपने? अब बारी आती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की। रियलिटी का मतलब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके बिजनेस के बारे में। अब मैं फिर वही उदाहरण, वही एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम्पल सी तिवारी जी कह रहे हैं नो इनकम सर,
सर इनकम वगैरह जो है ना वो आप रैपो बिल्डिंग में कर लेते हैं, तो मैं रैपो बिल्डिंग के सेशन में मैं दोबारा नहीं जा रहा सर। रैपो बिल्डिंग के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग 1, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग 2 एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अभी आपको प्रॉब्लम में जाना है, अब आप प्रॉब्लम में अंदर जाएंगे, प्रॉब्लम ढूंढेंगे। जनरली क्या होता है ना, जब आदमी को समस्या होती है, जब आदमी को प्रॉब्लम होती है, तो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। आप लोगों से घृणा करने लगते हैं, लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। जब नेगेटिव हो जाता है लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं मैंने सुना था कि जो रिश्ता होता है ना, रिश्तेदार जो होते हैं वो सिर्फ पैसों के रिश्तेदार होते हैं, इंसान के रिश्तेदार नहीं होते हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों ने सुना होगा, अगर सुना है तो बताइएगा कि सिर्फ पैसों के रिश्तेदार होते हैं, इंसान का कोई रिश्ता नहीं होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास रिश्तेदार हैं, और अगर पैसे नहीं है तो आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है। तो सर ये यथार्थ है, ये फैक्ट है। तो आपको उनसे बात करनी है जिनको प्रॉब्लम है, उनसे बात करनी है जो नेगेटिविटी से भुगत रहे हैं, उनसे बात करनी है जो घृणा से भुगत रहे हैं, और इन सारी चीजों को आपको निकाल के बाहर फेंक देना है। इन सारी चीजों को आपको उनकी जिंदगी से बाहर निकालना है। आप ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हैं जहां आपको लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा है, जहां आपको लोगों को भलाई करने का मौका मिल रहा है। एक तिनके का सहारा भी, एक तिनके का सहारा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तिनके का सहारा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात बताऊं सर, ना जाने किस रूप में आपको मिल जाए भगवान, ये बहुत पुरानी कहावत है, मैंने सुनी है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ना मेरा एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाने का मन कर रहा है, अगर आप सब परमिशन दे तो। अगर आप सब परमिशन दे तो एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाने का मन कर रहा है। अनीश जी हाथ उठा के थम्स अप दिखा रहे, सुनने को तैयार कह रहे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैं बालासोर में गया था, उड़ीसा में गया था। तो वहां एक उड़ीसा में ही एक गुरुजी से मुलाकात हो गई, मतलब प्रवचन वगैरह देते हैं वो, गुरुजी हैं, उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरीके की है कि उड़ीसा में एक साहूकार, एक बहुत पैसे वाला आदमी होता था, बिजनेसमैन होता था। तो उस बिजनेसमैन के पास एक नौकर था, एक स्लेव नौकर था, और वो नौकर बहुत ईमानदार था, बहुत वफादार था। तो ये उस जमाने की कहानी है जब वो ट्रेन, बस, गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो उस नौकर ने क्या किया, एक दिन अपने मालिक से कहा, साहूकार से कहा कि साहब मुझे ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना है, महाप्रभु के दर्शन करने जाना है, मुझे 4-5 दिन की छुट्टी दे दो। तो साहूकार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ, महाप्रभु के दर्शन करके आओ, और एक काम करो, ये 100 रुपया मेरा ले जाओ, और ये 100 रुपया मेरी तरफ से ना चढ़ा देना। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब कोई जाता है कहीं दर्शन करने तो हम अपनी तरफ से दे देते हैं, कुछ चढ़ा के आ जाना। तो ये नौकर जो था उसका, ये पैदल पैदल महाप्रभु के दर्शन करने चल दिया। 2 दिन का सफर तय कर चुका था। अब 2 घंटे 3 घंटे के बाद महाप्रभु के दर्शन करने वो मंदिर पहुंचने वाला था। तो अचानक से उसको वहां रास्ते में एक औरत अपने बच्चे को गोद में उठाए उसके सामने आ गई। देखने में बहुत गरीब थी, बहुत गरीब। उस औरत ने कहा कि मैं काला हांडी से हूँ, वहां सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, खाने को कोई पैसा नहीं है, खाने को कोई अनाज नहीं है, मैं और मेरा ये बच्चा 4 दिन से 5 दिन से पूरे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं कुछ खा सकूं, जिंदा रह सकूं। तो उसने कहा यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, आप मेरे सामने क्यों आ गई? तो उसने कहा मैं आपको काफी टाइम से देख रही हूँ, चलते चलते मैं भी आपके पीछे ही चलते हुए आ रही थी, आपकी चाल देख के लगा कि आप उपकार कर सकते हैं, आप भला कर सकते हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आ गई। मेरी हेल्प कर दो प्लीज, मेरे को कुछ पैसा दे दो, मैं खाना चाहती हूँ, मेरी बेटी खाना चाहती है, हम दोनों बहुत दिन से भूखे हैं, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा हमारे इलाके में। अब ये जो नौकर था, इसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अब मैं क्या करूं। इसके पास अपने कुछ पैसे नहीं थे, कोई पैसा नहीं था इसके पास अपना, बस ये जो इसके साहब ने 100 रुपए दिया था ना, वो 100 रुपए इसके पास पड़ा हुआ था। अब ये सोच रहा था कि मैं अगर ये 100 रुपया महाप्रभु के मंदिर जाके नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरा साहब अगर मेरे से पूछेगा कि पैसा चढ़ा दिया, और अगर मैं कहूंगा नहीं चढ़ाया तो बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा मान जाएगा, और मैं ये चाहता नहीं। तो उसने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, एक आइडिया आया उसको, मैं एक काम करता हूँ, 100 रुपए में से जो
98 रुपीज जो है वो 98 रुपीज में इस औरत को दे देता हूँ, ये कुछ खा लेगी, इसका पेट भर जाएगा, इसका बच्चे का पेट भर जाएगा, ये लोग जिंदा रह लेंगे, और 2 रुपए मैं जाके महाप्रभु के मंदिर में चढ़ा दूंगा सेठ जी के नाम से। और जब सेठ जी जाएंगे, घर पहुंचूंगा, सेठ जी पूछेंगे चढ़ा दिया, मैं कहूंगा हाँ चढ़ा दिया, दोनों का काम हो जाएगा, सेठ जी का पैसा भी चढ़ जाएगा और इस बेचारी गरीब का कुछ भला भी हो जाएगा। तो उसने वो 98 रुपीज उस गरीब को दे दिए और वापस आ गया, महाप्रभु के दर्शन किए, वहां 2 रुपए चढ़ा के वापस आ गया। जब वो वापस आ रहा था तो उसके सेठ जी को सपना आया, सेठ जी रात को सोए हुए थे, उनके सेठ जी को सपना आया, महाप्रभु जगन्नाथ जी सपने में आए और जगन्नाथ जी ने, महाप्रभु ने उनको कहा सेठ जी को सपने में कि तेरे 98 रुपीज मुझे मिल गए, 98 रुपए मेरे को मिल गए। अब सेठ जी सुबह जगे, हड़बड़ हड़बड़ में जगे, अपनी वाइफ को बुलाया कि देखो मैंने अपने नौकर को 100 रुपए दिए थे और उसने 100 रुपए नहीं चढ़ाए, उसने 98 रुपए चढ़ाए, 2 रुपए उसको क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या आप विपदा आ गई कि वो 2 रुपए उसने रख लिए, उसको आने दो वापस, मैं उससे पूछूंगा। जब वो नौकर वापस आया तो सेठ जी ने उससे पूछा कि मैंने तेरे को 100 रुपए दिए थे चढ़ाने को, तूने सिर्फ 98 रुपए चढ़ाए, 2 रुपए कहाँ गए। अब नौकर कंफ्यूज हो गया, वो कहता है मैंने तो 2 रुपए चढ़ाए थे, 98 रुपए तो मैंने उस गरीब औरत को दिए थे, उस गरीब औरत को जिसको प्रॉब्लम थी, जिसको समस्या थी, उसको दिए थे, वो काला हांडी से थी, वहां अकाल पड़ा था, वो भूखी थी, उसकी बेटी भूखी थी, उसका परिवार भूखा था, वो 98 रुपए मैंने उसको दिए। और जगन्नाथ प्रभु, महाप्रभु, उन्होंने कहा 98 रुपए मुझे मिल गए, 2 रुपए नहीं मिले जो उनको एक्चुअल में चढ़ाए गए थे, 98 रुपए मिले जो उस गरीब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने दिए थे। तो आपको और मुझे नहीं मालूम, अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर देते हो ना, तो शायद कहीं ना कहीं वो महाप्रभु आपके भी सपने में आके कहेंगे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर आपको रियल प्रॉब्लम पता करनी है, आपको सही मायने में उसकी प्रॉब्लम पता करनी है। और एक प्रॉब्लम में दबा हुआ आदमी, उसको नेगेटिविटी, उसको हेट्रेड, ये सारी चीजें बहुत होती है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी है, उसकी दूर करनी है। हमारा एक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स 999 का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो आपको एक्टिव बना देगा और किसी की सही मायने में प्रॉब्लम दूर कर देगा, ये सोच के काम करिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़े हैं, लोगों की मदद करना आपका और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पहला उद्देश्य है। अब आते हैं आप कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे कैसे बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये पूछना है कि आपके बिजनेस ग्रोथ में कौन कौन से बैरियर आ रहे हैं, यानी कौन कौन सी रुकावटें आ रही है, कौन सी रुकावट नहीं आ रही, कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं, एक से ज्यादा रुकावट बोलेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आपके बिजनेस में, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। यानी आप आज कुछ करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने एक सेल्समैन रख दिया, अब इस सेल्समैन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, यानी 1 साल बाद आप अपने बिजनेस को कहां देख रहे हैं। इस सेल्समैन के कारण आपने एक नई दुकान खोल ली है, आपके 1 साल बाद या 2 साल बाद इस नई दुकान का इंपैक्ट आप कहां देख रहे हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा अगर आपके पास प्रॉब्लम है, तो एक काम करिए, आप प्रॉब्लम्स के लिस्ट बनाइए, आप इस प्रॉब्लम की लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक कौन सी प्रॉब्लम 1 है, कौन सी प्रॉब्लम 10 है। 1 का मतलब ठीक है, नहीं भी सॉल्व होती है तो चल जाएगा, 10 यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे आप इसको करेंगे। मैंने एक कस्टमर से बात की, एक प्रोस्पेक्ट से बात की, और वो प्रोस्पेक्ट जॉब करता था, नौकरी करता था। अब उस प्रोस्पेक्ट को मैंने कहा कि सर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। कहता बॉस मेरी सुनता नहीं है और मेरी टीम जो है वो भी मेरी बात नहीं सुनती है, तो उसके कारण मेरा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है, और मेरे को प्रमोशन भी चाहिए, और प्रमोशन के लिए मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग मेरे को नहीं आती है, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं किसी और कंपनी में भी ट्राई करूं जिससे मेरा स्केल भी बढ़ जाए और मेरे को अच्छी जॉब भी मिल जाए। मैंने कहा बाप रे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितनी सारी प्रॉब्लम आप कंधों पे लेके घूम रहे हो सर, वजन बहुत ज्यादा है सर। एक काम करो, एक एक करके प्रॉब्लम बात करते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मगर इसके पहले
मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, जो जो प्रॉब्लम आपने बताई आप एक कागज में लिखो, एक कागज उठाओ, एक पेन उठाओ, कागज में लिखो, एक एक प्रॉब्लम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिखो। और जब आपने लिख ली प्रॉब्लम, अब आप हर एक प्रॉब्लम के सामने 1 से 10 तक के स्केल में पॉइंट लिखो। एक मतलब ठीक है, अभी अगर नहीं भी सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम तो चल जाएगा। 10 मतलब ये तो अभी सॉल्व होनी है। और आपको मालूम उसने कहाँ 10 दिया? उसने 10 दिया कि नई कंपनी में जॉब करने जाना है, नई कंपनी में जॉब करने जाना है, उसने वहां 10 दिया। डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, उसने 7 दिया वहां। बॉस उसकी नहीं सुन रहा है, उसने वहां पे 2 दिया। सबऑर्डिनेट यानी उसके जूनियर उसकी नहीं सुन रहे हैं, वहां उसने 5 दिया। तो कहीं 1 दिया, कहीं 5 दिया, कहीं 2 दिया, कहीं 10 दिया। मैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, आप एज ए बिजनेस कंसल्टेंट वो 2-5 वाली प्रॉब्लम को नहीं पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे 10 वाली प्रॉब्लम को और उसका समाधान देंगे, क्योंकि 10 का मतलब होता है बर्निंग प्रॉब्लम। 10 का मतलब होता है बर्निंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, मैं आप दोबारा एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को बहुत जोर भूख लगी है, और मेरे घर के पास किसी के घर में आग भी लगी है। दोनों प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए? आग पहले बुझनी चाहिए या मेरी भूख ज्यादा पहले बुझनी चाहिए? आप में से एग्जांपल के साथ आप चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। आग पहले बुझनी चाहिए, एग्जैक्टली। तो आग मेरी प्रॉब्लम है, पहली प्रायोरिटी बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको बुझाऊंगा। अगर उसको नहीं बुझाया ना तो मेरा घर भी ले डूबेगी, मेरा घर भी ले लेगी। तो आग पहले बुझानी चाहिए, पेट की आग नहीं, उस घर की आग जो बगल में लगी है। आग तो दोनों है, एक पेट की आग है, एक घर की आग है। घर की आग नहीं बुझेगी ना तो पेट की आग वैसे ही थोड़ी देर बाद अपने आप बुझ जाएगी। तो आपको वो पता करना है, स्केल स्केल लाना है, उसकी प्रॉब्लम्स को स्केल में लेके आना है। फिर उसके बाद पूछना है कि सर ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उससे आपकी नेगेटिविटी कितनी बढ़ गई है, या आपके मोटिवेशन में या प्रोडक्टिविटी में कितना असर आया है। नेगेटिविटी यानी आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपका झगड़ा हो जाता है अपने स्टाफ के साथ, अपने परिवार में आपका झगड़ा हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आपका मोटिवेशन, जैसे आपने जब बिजनेस शुरू किया था तो आप बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एनर्जी के साथ काम करने आते थे। इस प्रॉब्लम के चलते कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन में असर आया है, और आप काम पे आने के पहले 2 बार सोचते हैं यार आधे घंटे बाद चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है यार, वही पुराना काम, वही जाके वही किच 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 करना है, वही कस्टमर्स का इंतजार करना है। ऐसा माइंडसेट हो गया क्या आपका? क्योंकि कई बार कुछ हरकतों से आपको समझ में आ जाएगा उसको नेगेटिविटी आ रही है, उसका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, या उसका प्रोडक्टिविटी डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पूछनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन है ये, आप जासूस की तरह उनसे पता कर रहे हैं। आपको वो नहीं बताएंगे कि मैं नेगेटिव हो गया हूं, मगर वो ये बता देंगे कि हाँ यार बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपको ये नहीं बताएंगे वो कि मैं मोटिवेशन खो रहा हूँ, आपको ये बताएंगे कि अब काम पे आने का उतना मन नहीं करता, उस तरीके से मन नहीं करता, छुट्टी लेने का मन करता है। प्रोडक्टिविटी यानी पहले जो मैं काम करता था दिन में 10 घंटे 11 घंटे काम करता था, आजकल मैं उतना काम नहीं कर पाता हूँ। आजकल मैं 3 घंटे 4 घंटे काम करता हूँ और थक जाता हूँ। शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है उनको, वो थक जाते हैं। पर एक बात बता दूं, जो चीज आपको अच्छी लगती है करनी, जो चीज आपको पसंद है करनी, वो चीज आपकी शारीरिक थकान को अपने आप दूर कर देती है। आज एक छोटे से क्लास 7-8 के बच्चे को या 10-11-12 साल के बच्चे को पूछिए मोबाइल गेम जो खेलते हैं, अच्छा आप में से कितने लोग मोबाइल गेम खेलते हैं? कितने लोग मोबाइल गेम खेलते हैं? यस लिख के बताइएगा। वो मोबाइल गेम होता है ना, बहुत सारा मोबाइल का गेम होता है, गरीना होता है और ये होता है, फ्री फायर होता है, बहुत सारा गेम होता है। ओके, अतुल जी खेलते हैं, प्रदीप जी, केशव जी भी खेलते हैं। ओके, आपके लड़का खेलता है। तो आपको नहीं लगता जो लोग खेलते हैं या जिसका लड़का खेलता है कि रात की नींद छूट जाती है उनकी? सर रात को नींद नहीं आती उनको, खेलते रहते होश ही नहीं रहता कि रात हो गई है, सोना है। उनको होश नहीं रहता कि मुझे खाना है, मेरा खाना बाहर टेबल पे पड़ा हुआ है, माँ पुकार पुकार के गला दर्द हो गया माँ का, माँ बेचारी चिल्ला रही है और मैं गेम खेलता जा रहा हूँ, एडिक्टेड हो गया हूँ। उस समय ना तो तकलीफ ध्यान में आती है, उस समय ना तो भूख ध्यान में आती है, उस समय ना तो नींद ध्यान में आती है। जो काम आपको पसंद आता है, जो काम आपको अच्छा लगता है, वो काम आपकी नींद छुटा देता है, वो काम आपकी भूख को भगा देता है, वो काम आपकी शारीरिक जो असमर्थता है उस असमर्थता को भी आपको भुला देता है, क्योंकि आपको काम में मजा आ रहा है।
वो आपको काम मजा देता है। विवेक सर हमेशा कहते हैं जिस काम को करने में आपको पैसा भी ना मिले मगर फिर भी आपको काम करने में मजा आए, वो काम होता है जो आपको काम करना चाहिए। वो है पैशन, वो है पैशन। तो जब आप किसी से पूछते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, पहले आप 10 घंटा काम करते थे, अभी 3 घंटा 4 घंटा में थक जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शारीरिक क्षमता कम हो गई है, ये है कि आपका मोटिवेशन कम हो गया है। आपका मोटिवेशन जहां कम हो गया है और वो आपकी प्रॉब्लम का कंसर्न है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, विवेक सर हमेशा कहते हैं 3 सवाल होते हैं कहीं भी, कोई भी कंसल्टेंसी में 3 सवाल बहुत जरूरी होते हैं। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और जाओगे कैसे। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और जाओगे कैसे। तो ये जो जाओगे कैसे वाला है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, कस्टमर से पूछना जरूरी है। आपको सजेशन नहीं देना है, आप सजेस्टिव सेलिंग नहीं करेंगे, आप एडवाइजर नहीं है, आप एडवाइस नहीं देंगे, आप कंसल्टेंट हैं, आप सलाहकार हैं, आप रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो उसी को पड़ेगा, आप सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। तो आपको वहां पूछना है कि आपने ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अभी तक क्या क्या किया है, आपने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद आप इस प्रॉब्लम से समझिए कि इस प्रॉब्लम ने आपके बिजनेस के ग्रोथ को कितना हैम्पर किया है। यहाँ पे वैल्यू की बात करिएगा, अमाउंट की बात करिएगा, नंबर्स की बात करिएगा। धीरे धीरे मैं नंबर में आ रहा हूँ, क्योंकि यही नंबर्स हैं जो आपको पेमेंट के समय, जब आप पेमेंट लोगे, कस्टमर से बात करके पैसा लोगे, तब ये नंबर्स आपके काम आने वाले हैं बहुत। तो ये नंबर्स आपको बहुत जरूरी चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सके तो ये सारे आंसर्स आप कहीं ना कहीं लिख के या रिकॉर्ड करके रखिए, क्योंकि ये आंसर्स आपके काम आएंगे। यही आंसर्स पे बेस करके आप कस्टमर से बात करेंगे और उसको सोल्यूशन देंगे। जैसे याद रखिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, नोटपैड खोल के बैठ जाता है, आप जो जो कहते हैं वो लिखना शुरू कर देता है। आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, ब्लड प्रेशर 180/20 लिख दिया उसने, ब्लड प्रेशर 180/20। थर्मामीटर से उसने बुखार टेस्ट किया, बुखार में आया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिया। तो जो भी आपका रिजल्ट, जो भी आपका आंसर उसको मिलता जा रहा है डॉक्टर को, वो लिखता जा रहा है। वैसे ही आपको भी डॉक्टर की तरह लिखते जाना है, उसकी प्रॉब्लम जो है उसको नोट करते जाइए या तो रिकॉर्ड करते जाइए, क्योंकि यहीं से आपको आंसर निकल के आएगा। फिर आपको ये पूछना है कि सर आप जब इन प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे थे तो इससे आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हुआ। यानी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं फिर एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ। एक बिजनेसमैन है, एक स्टार्टअप है, वो कहता है कि मुझे कस्टमर नहीं मिल रहा। ध्यान दीजिएगा सर, एक स्टार्टअप है, वो कहता है मुझे कस्टमर नहीं मिल रहा। आपने पूछा कि सर आपने इसके लिए क्या किया, कस्टमर्स लाने के लिए आपने क्या किया। तो वो कहता है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया था, अभी 15-20 दिन हुआ है मैंने एडवर्टाइजमेंट किया था। तो आपका इम्पैक्ट, अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर उस इम्पैक्ट, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आपने किया, इसमें आपको कितना खर्चा आया और उस खर्चे का आरओआई क्या है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैंने 1 लाख रुपया लगा दिया न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में, अब मेरे को आप बताइए सर 1 लाख रुपए का रिटर्न कितना आया आपका। कॉस्टिंग, ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आप, उसकी कॉस्टिंग कितनी आई, कॉस्टिंग कितनी आई। अगर आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट कहता है मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं, तो वहां आप उससे पूछेंगे कि कितना पैसा खर्चा कर रहे हो इस तैयारी में। कहेगा मैं एक ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किया हूँ, 10,000 रुपये महीना दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो 10,000 रुपये महीना दे रहे हो, कितना समय लगा रहे हो। कहता मैं दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, 4 घंटे भी लगा रहे हो। माँ बाप सब लगे रहते हैं तुम्हारी तीमारदारी में, माँ दूध का ग्लास लेके आती है कॉम्प्लान डाल के, बाप तुम्हारे लिए एयर कंडीशन लगा के दे रहा है कि नहीं लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सब लगे हुए तुम्हारे पास। तो सारा स्टाफ, सारी रिसोर्स, सारी एनर्जी, सारा पैसा, सारा टाइम तुम्हारी यूपीएससी के आसपास घूम रहा है। मगर तुमने सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, कितना आंसर आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, 100 में कितना लेके आ पा रहे हो, कितने घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। ये सारे सवाल आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। कहेगा नहीं यार, 2 घंटे के पेपर को मैं 4 घंटे में सॉल्व कर रहा हूँ, 5 घंटे में सॉल्व कर रहा हूँ, समय बड़ा लग जाता है, समझ में नहीं आता है कई बार प्रश्न। तो यहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी, कंसंट्रेशन की कमी आ रही है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, गोल सेट नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसको बता सकते हो। अब आपको ये समझना है कि कितने दिन तक झेल सकता है इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को कितने दिन तक झेल सकता है। और
जब वो प्रॉब्लम को झेलेगा, यानी प्रॉब्लम को लिंगर करेगा, लंबा खींचेगा। यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ, कई सारे लोग आपको कहेंगे कि आप बाद में मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आईबीसी तो बनना चाहता हूँ मगर मैं 2 महीने बाद बनूंगा, 4 महीने बाद बनूंगा। तब आप उसकी प्रॉब्लम पता कर चुके हो। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसको कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, घर के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं मगर उसकी इनकम नहीं हो रही है। तो घर के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस घर के खर्चे, बढ़े हुए खर्चे को कितने दिन तक झेल पाओगे आप? 2 महीने तक झेल लोगे, 3 महीने, 1 साल तक झेल लोगे? कमर तोड़ देते हैं खर्चे। घर के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, कितने दिन तक झेलोगे? जितना दिन यहाँ सोल्यूशन में आने में देर करोगे, उतना दिन आपको आपके घर के खर्चे कमर तोड़ के आपकी खड़ा कर देंगे। तो मत तोड़वाओ कमर, मत वेट करवाओ, सॉल्व करो प्रॉब्लम को, बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर घर में आग लगी हो ना तो संग संग पानी की बाल्टी लेके डाला जाता है उस पर। ये नहीं कि भाई 2 घंटे और वेट कर लेते हैं, ठीक है मेरी चाय खत्म हो जाए, चाय ठंडी है, ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगती है। घर में आग लगती है तो चाय ठंडी नहीं करता कोई। घर में आग लगती है ना तो संग संग पानी डाला जाता है। तो पॉइंट इज, आपको यही सारी चीजें देखनी होगी। रीजन क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? क्या कारण है सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम के आसपास क्रिएट किए गए। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम के आसपास क्रिएट किए गए। अब यहाँ विवेक सर का ये टेड अप्रोच याद आता है, टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब इट टू मी। कहिए, बताइए, समझाइए। ये जो टेड अप्रोच है, TED, टेड अप्रोच, ये फिर आपको विवेक सर के इसी वीडियो में मिलेगा, जो वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चलाया था, जिसका लिंक इस सेशन के शुरू में है। विवेक सर ने ये गोल्डन स्टेटमेंट भी दिया है, सही सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है, बाकी के जितने बेचू वो सब अनाड़ी है, वो सब अनाड़ी है। टेड अप्रोच विवेक सर ने किस तरीके से डिफाइन किया है, विवेक सर की जबानी एक बार सुनते हैं। टेड अप्रोच, टेड मतलब टी मतलब टेल, टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। हाँ जी, क्या आप, इसका मतलब है कहिए, बताइए, समझाइए। कौन सी अप्रोच? कहिए, बताइए, समझाइए। जरा कुछ इस बारे में कहिए, कुछ इस बारे में बताइए, थोड़ा और समझाइए। प्लीज टेल मी अबाउट दिस, प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट दिस, प्लीज डिस्क्राइब टू मी अबाउट दिस। ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। टेल मी हाउ विल दिस अफेक्ट यू, टेल मी हैज दिस एवर हैपेंड बिफोर, एक्सप्लेन टू मी व्हाट इंपैक्ट हैज दिस हैड ऑन योर ओन बिजनेस, एक्सप्लेन टू मी हाउ डिड दिस सिचुएशन बिगिन। जरा समझाइए ये हुआ कैसे शुरू, ये कैसे शुरू हुआ। ये बात है सन 2012 की, आज से लगभग इतना साल पहले, 9 साल पहले। मेरे पिताजी ने एक गलती करी और उसके बाद तो ये बढ़ता चला गया। अब पूरा कहानी सुनाएगा। पिताजी ने क्यों गलती करी? क्योंकि उनके पिताजी ने ये गलती करी थी 1971 में, और तब से ये समस्याएं चल रही हैं। तो कहानी सुनाएगा। तो इसको बोलते हैं टेड अप्रोच। टेल मी, एक्सप्लेन टू मी, डिस्क्राइब टू मी। कहिए, बताइए, समझाइए। कहिए, बताइए, समझाइए। ना फिर से कहिए, बताइए, समझाइए। हाँ, थोड़ा उनको ऐसा कहिए, आप जरा कुछ इस बारे में भी कहिए, कुछ इस बारे में बताइए, थोड़ा हमको और समझाइए। डिस्क्राइब योर आइडियल आउटकम, डिस्क्राइब हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट प्रॉब्लम, डिस्क्राइब हाउ द सिचुएशन लुक्स लाइक टू यू। जिस दिन से सही सवाल पूछने लग जाओगे, उस दिन से बिजनेस में तूफान ले आओगे। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं OPC मॉडल। क्या? So with that note, ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। कहिए, बताइए, समझाइए, ये तीनों चीजों पे ध्यान दीजिएगा। और डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन, इस पे मैं प्रोबिंग टेक्निक जब 4 लेके आऊंगा आपके साथ, उस पे बात करूंगा। प्रोबिंग टेक्निक 4 पे इसके ऊपर बात करूंगा।